नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो बीए सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारा संविधान का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व हमारी जो क्लासें लगी उसके बारे में कि मौलिक अधिकारों के बारे में लग चुकी है। इसके अलावा हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी चर्चा कर चुके। शुरुआत में हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 43 तक हम नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये कार्यों का विस्तार करता है, सरकार को निर्देश देता है कि आप एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कीजिए। क्योंकि अधिकार तो सभी के पास हैं, हर व्यक्ति अधिकारों के बारे में चर्चा करता है, लेकिन यहाँ पर हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। ये राज्य सरकार के लिए हैं। राज्य सरकार को आदेश देते हैं कि आप एक ऐसा राज्य का निर्माण कीजिए, एक ऐसा राज्य का निर्माण कीजिए जिसमें अधिक से अधिक समाज का, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इसी संदर्भ में हमने बात किया आर्टिकल 36 में इसकी राज्य की परिभाषा के संदर्भ में, और 37 में हमने बात किया इसकी प्रकृति के बारे में कि इसकी प्रकृति कैसी है, वाद योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति कैसी है, वाद योग्य नहीं है। किसकी? नीति निर्देशक तत्व की, क्योंकि इस पर कोई भी वाद विवाद होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 के संदर्भ में। देखिए, आर्टिकल 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार भारत में यह आवाज़ उठ रही है कि सभी राज्यों में या सभी धर्मों में समान नियम होने चाहिए, सभी के लिए समान कानून होनी चाहिए, समान विधि होनी चाहिए। उनके अपने धार्मिक अनुसार कोई कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। आपने सुना था, आपने देखा था कि 3 तलाक पहले एक धार्मिक रूप था, क्योंकि 3 तलाक के संबंध में यहाँ पर समानता का जो सिविल लागू नहीं होता था, इसीलिए संसद द्वारा विधेयक ला करके 3 तलाक को समाप्त किया गया और सभी को समान विधि के अनुसार तलाक का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह आवाज़ उठाई कि कंप्लीट राष्ट्र में, पूरे भारत में एक ही नियम हो, एक ही कानून का निर्माण हो। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए, सभी राज्यों के लिए एक ही निर्माण हो। यह कानून का निर्माण राज्य समान सिविल संहिता को लागू करने वाला प्रथम राज्य गोवा बना। गोवा में इसको लागू कर दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम राज्य कौन सा हुआ, गोवा। भारत में और राज्यों में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसकी मांग बढ़ती जा रही है, और इसे जल्द ही जल्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, संसद द्वारा कानून बना करके इसको लागू किया जाए। हम बात करें आर्टिकल 45 के संदर्भ में।
आर्टिकल 45 में पहले प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था। आर्टिकल 45 में पहले प्राथमिक शिक्षा का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया 85 संविधान संशोधन द्वारा। इसी वजह से 86 संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? शिक्षा का अधिकार बना दिया गया 2002 अधिनियम के तहत। यहाँ पर हम बात करें अनुच्छेद 45 में, तो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का, देख रेख का, स्वास्थ्य का कार्य राज्य करेगा। ये संसद द्वारा विधि निर्माण करके जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो 0 से अर्थात जन्म से, जन्म पूर्व भी बोल सकते हैं, गर्भावस्था से, जैसे कि पोषार वगैरह व्यवस्था करवाती है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आंगनबाड़ी केंद्रों से महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो पोषार की व्यवस्था करवाती है, शुद्ध आहार की व्यवस्था करवाती है, ये उनकी देख रेख का कार्य करती हैं। वो कौन करती है? वो सरकार ही करती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिला के लिए आयरन की गोलियां, इसके अलावा प्रोटीन के जो पैकेट, ये सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जन्म से पूर्व जब बच्चा गर्भ में होता है तब भी उसका पोषण का कार्य, उसका संरक्षण का कार्य राज्य सरकार करती है। तो ये कहा जा सकता है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था व पोषण की व्यवस्था वो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार द्वारा ही की जाएगी। आर्टिकल अनुच्छेद 46 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 46 के तहत पिछड़े वर्ग के लिए, यानी जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी। अर्थात राज्य सरकार किन के लिए व्यवस्था करेगी? जो पिछड़े हुए हैं उनका विकास करेगी, उनका उद्धार करेगी। देखिए, भारत एक बहुत विशाल राज्य है। यहाँ पर बहुत सारे समाज शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ तक शिक्षा पहुँचना बहुत ही कठिन है। इस वजह से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। उनका जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था का आदेश देता है कौन? आर्टिकल 46। इस आर्टिकल के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, क्योंकि मंडल आयोग ने 1978 में जो अपनी रिपोर्ट बनाई उसमें कहा गया कि भारत में ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई है, जिनका विकास नहीं हो पाया शैक्षणिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। उनके उत्थान के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण 27% केंद्र सरकार ने दिया। ये हम बात करते हैं आर्टिकल 46 में। हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 47 के संदर्भ में।
अनुच्छेद 47 के संदर्भ में। अनुच्छेद 47 में कहा गया कि राज्य स्तर का जो पोषार होगा वो उसको उच्च करने की कोशिश की जाए, अर्थात जो कुपोषण के शिकार होते हैं व्यक्ति, उसको दूर किया जाएगा। देखिए, भारत में बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार है, उन्हें समय से खाना नहीं मिल पाता, अच्छा शुद्ध खाना नहीं मिल पाता। यहाँ पर कुपोषण बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इसको समाप्त करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कोशिश की और संविधान में ऐसा अनुच्छेद रखा कि सभी का क्या किया जाए, पोषण यानी उनका विकास किया जाए। क्योंकि अगर शुद्ध आहार, शुद्ध भोजन करेगा तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होने के कारण विकास होगा, अच्छे से कार्य करेगा। इसीलिए राज्य को संविधान अर्थात नीति निर्देशक तत्व ये निर्देश देता है कि आप क्या करिए, व्यक्ति के पोषाहार, उच्च पोषाहार की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि जो गुटखा, तंबाकू, इन सभी पर जो रोक लगती है वो इसी आर्टिकल अनुच्छेद 47 के तहत लगती है। जैसे बिहार में तंबाकू पर रोक लगी थी, तो यहाँ पर आर्टिकल 47 का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह निर्देश दिया था सरकार को कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए, क्योंकि तंबाकू, शराब ये सभी क्या करते हैं, हमारे पोषाहार के स्तर को गिराते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल में कहा गया कि आप राज्य का पोषाहार का जो स्तर है उसको ऊंचा कीजिए, उच्च कीजिए, उठाइए। यह किस में किया गया है बात, आर्टिकल अनुच्छेद 47 में। हम बात करें आर्टिकल 48 के बारे में। आर्टिकल 48 के बारे में, जिसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 48 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 48A जोड़ा गया। जैसे आर्टिकल 39A भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। लास्ट में हम बताएंगे कि कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल जोड़े गए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन से कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, 42वां। इसमें कहा गया कि राष्ट्र किसकी रक्षा करेगा, पर्यावरण व वन की रक्षा, संरक्षण प्रदान करेगा। यानी कि वन को और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य के लिए आवश्यक है कि ये इसकी रक्षा करे, क्योंकि वनों की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। क्योंकि वनों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इस वजह से धीरे धीरे वनों की कमी के कारण वर्षा कम हो रही है। ऋतु परिवर्तन, अपने आप अचानक वर्षा होना, बाढ़ आना, ये सब कुछ इन वनों की वजह से हो रहा है। अगर हमारे यहाँ पर पेड़ को संरक्षण दिया जाएगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे होगा, स्वस्थ जीवन होगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 48A के तहत राज्य को यानी कि राष्ट्र को निर्देश दिया गया है कि आप राज्य यानी वन और पर्यावरण की रक्षा करें।
जैसे 1976 में, 1972 में जो अधिनियम बनाए गए वन संरक्षण के, वो सभी जो अधिनियम वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे, नियम कानून विधि, वो सभी आर्टिकल किसके तहत बनाए गए थे? 48A के तहत। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। हम बात करें अनुच्छेद 48 के संदर्भ में। अनुच्छेद 48 में कहा गया कि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक बनाया जाए, इनमें अधिक से अधिक विकास किया जाए, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो यहाँ पर कृषि का वैज्ञानिक होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आवश्यकता, खाद्य पूर्ति की आवश्यकता करना कृषि से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीव, हमारे यहाँ पर मछली उत्पादन होता है, लेकिन विश्व की तुलना में नाम मात्र, इतना नहीं होता। यहाँ पर अधिकांशतया 75 जो जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं की जाएगी तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। हरित क्रांति के पूर्व हमारे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कमी थी। तो ये आर्टिकल हमें यही निर्देश देता है कि पशुपालन व कृषि को वैज्ञानिक तरीके से किया जाए, उसका अधिक से अधिक विकास किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए, अगर हम प्राचीन समय की बात करें, हमारे यहाँ पर कुछ वर्षों पूर्व तो बैल से खेत जोया करते थे। अगर आज हम वही करते प्राचीन विधि से, तो क्या हम सभी की आवश्यकता की पूर्ति कर पाते? सभी को भोजन दे पाते? नहीं। इसी प्रकार से हम बात करें पशुपालन की, अगर पशुपालन नहीं किया गया तो हमारी बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं बन पाएगी, दूध पौष्टिक नहीं मिल पाएगा, क्या होगा? फिर वो नकली बनेंगे। इसीलिए कहा गया कि इन्हें वैज्ञानिक तरीके से विकास किया जाए, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को लाभ हो सके। आर्टिकल 48 में ये कहा गया। इसी प्रकार हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, तो आर्टिकल 44 में दिया गया था, 45 में बच्चों के लिए। हम बात करते हैं अब आर्टिकल 49 के संदर्भ में। आर्टिकल 49, देखिए आर्टिकल 49 आर्टिकल 49 में कहा गया कि जो सार्वजनिक या सरकारी स्मारक हैं उनको संरक्षण प्रदान कीजिए, क्योंकि सभी की है वो सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना राज्य का कार्य है, उसकी समय समय पर मरम्मत करवाई जाए। जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे हवा महल हैं राजस्थान में, दुर्ग हैं,
जितने भी हैं दुर्ग, वो सब ऐतिहासिक स्मारक हैं, सिटी पैलेस हैं। इन सभी की समय समय पर मरम्मत की जाए और इनको संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक। तो ये कहा गया है आर्टिकल 49 के तहत, अनुच्छेद 49 के तहत, कि भारत में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक स्मारकें हैं, उन सभी को संरक्षण प्रदान किया जाए। ये किस में बात की गई है, आर्टिकल 49 में। क्यों की गई है? क्योंकि अगर ऐतिहासिक इमारतों का उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो पर्यटन में हमें घाटा होगा, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा मिलता है किससे, इन्हीं से। और जो हमारे इतिहास के, हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया, उनकी यादें हमेशा बनी रहे, इसीलिए इन स्मारकों का संरक्षण प्रदान करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। अब हम बात करें किसके संदर्भ में, आर्टिकल 50 के संदर्भ में। किसके संदर्भ में करेंगे, आर्टिकल 50 के संदर्भ में, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक किया जाए, क्योंकि दोनों में टकराव की स्थिति होती है। इसीलिए यह आर्टिकल अनुच्छेद 25 यह निर्देश देता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, रुकावट नहीं डालना चाहिए। तो इन दोनों का क्या किया जाएगा, पृथक्करण। किस किस का, न्यायपालिका व कार्यपालिका। न्यायपालिका व कार्यपालिका को क्या किया जाए, पृथक्करण किया जाए। क्यों किया जाए? ये आर्टिकल इसलिए कहता है, मान लीजिए कार्यपालिका है, उसने न्यायपालिका के सदस्यों को, न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो क्या होगा, ये इनके प्रति क्या हो जाएंगे, इनके प्रति वफादार हो जाएंगे, इन्हीं अपना सब कुछ समझने लगेंगे कि इनकी वजह से हमने हमारे पद ग्रहण किया है। तो इनका इसीलिए क्या होना चाहिए, पृथक्करण। अगर ऐसा नहीं होगा तो किसको बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार, बेईमानी को, क्योंकि ये तो इनकी नियुक्ति करेंगे और ये पद के लोभ में क्या कार्य करेंगे कि ये इनकी सेवा का कार्य करने लग जाएंगे। ये जैसे कार्यपालिका कहेगी वैसे वैसे न्यायपालिका करने लग जाएगी। तो फिर क्या देश का भला हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि कार्यपालिका अपने स्वार्थ के कार्य करवाने किससे लगेगी, न्यायपालिका से। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना। इन दोनों का पृथक्करण होना क्या है, बहुत ही आवश्यक। इसीलिए इस आर्टिकल अनुच्छेद 50 में ये दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए। देखिए, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। अगर राष्ट्रपति की जगह मान लीजिए मंत्रिपरिषद करने लग जाए राष्ट्रपति की नियुक्ति, इसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति अपनी इच्छा से करने लग जाए, उसमें ना योग्यता देके ना कुछ देके,
तो उसमें भाई भतीजावाद हो जाएगा। मंत्री अपने पुत्रों को बना देंगे न्यायाधीश, तो ये बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, योग्यता की वैल्यू नहीं रहेगी। इसी प्रकार से अगर न्यायपालिका कार्यपालिका के हस्तक्षेप करे, कार्यों में बार बार रुकावट पैदा करे, अपनी इच्छा से कार्यपालिका की स्थापना करे, तो उसमें भी क्या होगा, बेईमानी और भ्रष्टाचार और टकराव की स्थिति होगी। इसीलिए इस आर्टिकल अनुच्छेद 50 में कहा गया कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का क्या किया जाए, पृथक्करण किया जाए। क्या किया जाए, दोनों का पृथक्करण किया जाए। तो हम बात करते हैं अब अगले आर्टिकल के संदर्भ में, अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 51 के तहत जो विदेश नीति है भारत की, वो शांतिपूर्ण होने के निर्देश दिए गए हैं कि जो भारतीय विदेश नीति है वो शांति के लिए कार्य करेगी। किसके लिए करेगी, शांति के लिए। अर्थात इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इस आर्टिकल को रखा। संविधान निर्माताओं ने कहा भारत राष्ट्र विश्व शांति चाहता है। विश्व में क्या चाहता है, शांति। इसीलिए भारत राष्ट्र ऐसा कार्य करेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी, शांति की स्थापना होगी। शांति की स्थापना होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। यह है कौन से आर्टिकल में कहा गया था, आर्टिकल 51 के तहत। तो ये हमारे क्या हो गए, संपूर्ण नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो हमने पढ़े, आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक, इन सभी के बारे में हमने विशेष चर्चा की। इसके अलावा हम बात करते हैं अब मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है और क्या असमानता है। दोनों ही एक प्रकार से अधिकार हैं। दोनों ही क्या है, अधिकार। दोनों ही संविधान द्वारा हर भारतीय नागरिक को दिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए हैं। मौलिक अधिकार एक नकारात्मक अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व एक सकारात्मक अधिकार है। देखिए, हम बात करेंगे मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर हैं। इसके संदर्भ में मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में
देखिए पहला अंतर है भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अनुच्छेद है 12 से 35, जबकि नीति निर्देशक है 36 से 51। मौलिक अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? नकारात्मक। जबकि नीति निर्देशक किस प्रकार का है? सकारात्मक। ये सकारात्मक अधिकार है और ये नकारात्मक अधिकार हैं। कौन से? मौलिक अधिकार। इसी प्रकार से ये वाद योग्य हैं। ये वाद योग्य नहीं है और ये वाद योग्य हैं। इनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य के कल्याण के लिए होते हैं और ये व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं, उनके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विकास के होते हैं, इनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होते हैं। जबकि ये सरकार को आदेश देते हैं, यहाँ पर सरकार को आदेश नहीं देते, यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए दिया गया है, उनके व्यक्तिगत पर्सनल मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। जबकि ये सरकार को आदेश देते हैं कि व्यक्ति के लिए ये कल्याणकारी कार्य कीजिए। तो ये सब कुछ अंतर है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो नमस्कार, ठीक है, धन्यवाद।